Hello students, once again welcome back to the channel. So we are back again with a new video. I hope you all are fine. So today in this video we are going to discuss section B of class 12 sample question paper of computer science code 083 released by CBSE for the session 2023-24. In the last video we have discussed question number 1 to 18 which was the section A. If you want to check out the answers and the explanation of that section, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो से। विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 19। सेक्शन बी जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 19 टू 25 क्वेश्चंस है, उसमें आपके सारे के सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स के रहेंगे। दैट कैन बी डिवाइडेड आल्सो इन द फॉर्म ऑफ पार्ट्स और दैट कैन बी होली इन द फॉर्म ऑफ 2 मार्क्स एंड कुछ क्वेश्चंस में हमारी इंटरनल चॉइसेस भी रहेंगी। लाइक 19 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एक्सपैंड द फॉलोइंग टर्म्स। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड द 2 टर्म्स आर POP3 एंड URL। तो ये एब्रीवेशंस हैं जिन्हें आपको एक्सपैंड करना है। POP3 stands for Post Office Protocol version 3 and URL stands for Uniform Resource Locator. As you can see this here also in the marking scheme जहाँ पे इसके answers provided हैं। POP3 stands for Post Office Protocol version 3 and URL stands for Uniform Resource Locator. Now we have the second part. तो ये 2 पार्ट है तो 1 mark each they carry. Give one difference between XML and HTML. अच्छा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसमें जो आप फुल फॉर्म होती है उसको डिफरेंस में ना ले तो बेटर रहेगा, बिकॉज वो इसके हम हेडिंग में ही लिख सकते हैं। XML की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज और HTML फुल फॉर्म इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दिस इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड दैट इज XML इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अब दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें तो HTML जो है इसमें जो भी हमारे टैग्स होते हैं दे आर प्री डिफाइंड, बट जो XML है इसमें जो हमारे टैग्स होते हैं वो हम खुद से डिफाइन कर सकते हैं एंड वी कैन यूज दैम। तो हम कह सकते हैं कि HTML हैज प्री डिफाइंड टैग्स वेयरएज XML के यूजर डिफाइंड टैग्स है, मतलब आप खुद से इसके टैग्स बना सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं। वैसे तो इसमें 1 डिफरेंस देना है, बट आपको कम से कम 3 या 4 डिफरेंस माइंड में रखने चाहिए ताकि कोई भी जो डिफरेंस पूछा गया है या कोई भी एक डिफरेंस आप उसमें बता सकें। सेकेंड डिफरेंस इन्होंने ये बताया कि HTML एक स्टैटिक वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज है। स्टैटिक मतलब जो सेम रहता है, सिर्फ फोकस करती है कि डेटा दिखता कैसा है, वेयरएज XML जो है वो डायनेमिक वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज है, मतलब इसमें चेंजेस होते रहते हैं एंड डेटा को ट्रांसपोर्ट और स्टोर करने के लिए हम XML का यूज कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट और स्टोर करने के लिए HTML का यूज नहीं कर सकते। HTML को सिर्फ डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए यूज किया जा सकता है। तो इसमें जो HTML है दैट इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जैसे कि टाइटल टैग है तो आप टाइटल को पूरा का पूरा कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, दैट इज ऑल सेम। लेकिन XML में जो भी हम टैग्स डिफाइन करते हैं दे आर केस सेंसिटिव। कैपिटल में उस सेम वर्ड को लिखना या स्मॉल में लिखना, दोनों में डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज हाउ द 2 पार्ट्स आर देयर। 1 डिफरेंस लिखना है तो कोई भी एक 1 डिफरेंस लिख सकते हैं which will carry 1 mark and 1 mark is of the abbreviations, 2 abbreviations, half marks each. अब 19 क्वेश्चन में ही और पार्ट आपका आया। अगेन इसमें 2 पार्ट हैं। डिफाइन द टर्म बैंडविड्थ विद रिस्पेक्ट टू नेटवर्क। अगेन कंप्यूटर नेटवर्किंग से क्वेश्चन है। बैंडविड्थ का मतलब होता है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम। क्या है? इट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर ओवर अ गिवन ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, यानी कि अमाउंट ऑफ डेटा और द इंफॉर्मेशन जो हम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे फोन की जो स्पीड आती है इंटरनेट की, दैट इज सपोज मान लीजिए 40 Mbps है, तो इट मींस 40 मेगाबिट्स पर सेकेंड इस रेट के हिसाब से डेटा ट्रांसमिट होता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। सो दैट इज द बैंडविड्थ। ठीक है, नाउ द सेकेंड पार्ट सेज हाउ इज HTTP डिफरेंट फ्रॉम HTTPS। दोनों में हल्का सा एक S का डिफरेंस है। HTTP stands for Hyper Text Transfer Protocol and HTTPS stands for Hypertext Transfer Protocol Secure। बेसिकली जो HTTPS है ये सिक्योर ब्राउजिंग के लिए यूज होता है। HTTP हमारा एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पे डेटा को ट्रांसमिट और इनक्रिप्ट करने के लिए यूज होता है। इनक्रिप्ट करना मतलब डेटा को कोडेड फॉर्म में चेंज कर देना ताकि कोई भी हमारे डेटा को थर्ड पार्टी एक्सेस ना कर पाए। तो ये जो हमारा HTTPS है जिसमें सिक्योर लगा हुआ है, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो सिक्योर सॉकेट लेयर SSL का यूज करता है ताकि इंफॉर्मेशन में इंटरनेट पे जो भी डेटा ट्रांसमिशन हो रही है वो इनक्रिप्ट हो जाए
एंड हम सेफली डेटा को ब्राउज कर पाएँ। लेकिन HTTP जो होता है वो इतना सिक्योर नहीं होता है। आप देखते हैं आज के टाइम पे जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे मनी से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है, फंड ट्रांसफर करना है, तो हम चेक करते हैं कि उस वेबसाइट के आगे HTTPS लिखा है या नहीं लगा है, उसमें बैडलॉक का साइन है या नहीं है। Whenever we should do such things, we should make sure वहाँ पे HTTPS हो और padlock का sign। ठीक है, next is question number 20। Now this question is based on the error finding question and we have to find out the errors in this question। 2 marks question है, तो generally 2 marks के question में आपके 4 errors होते हैं, कई बार उससे ज़्यादा या कम भी हो सकते हैं, but generally जितने भी हमने पेपर्स देखे हैं उसमें 4 होते हैं। Now this question is based on the chapter functions। The code given below accepts a number as an argument, this num, and returns the reverse number, this one। Observe the following code carefully and rewrite it after removing all the syntax and the logical errors and underline all the corrections made। So here we are having the question in which what we have to do is, here we are having the code। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है define rev number parameter passed is num। तो हमें पता है कि जब भी हम कोई फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे डिफाइन कीवर्ड ना आके सिर्फ हमारा क्या आता है, डेफ आता है। तो पहला तो एरर ये हो गया। रिवर्स इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 वाइल नम ग्रेटर देन 0। अब इस लाइन में देखिए जो ये वाइल लूप लगा हुआ है, हमें पता है कि पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो वाइल का जो w है दैट शुड बी स्मॉल, दैट शुड नॉट बी कैपिटल। देन रिमाइंडर इक्वल्स टू नंबर मॉडुलस 10। नंबर मॉडुलस 10 की जो वैल्यू है हम असाइन कर रहे हैं रिमाइंडर को, चेक तो नहीं करना, यहाँ पे असाइन कराना है। तो असाइन करने के लिए ओनली 1 इक्वल टू विल कम, ये एक आपका हट जाएगा। देन रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इनटू 10 प्लस रिमाइंडर, दैट इज फाइन। नम इक्वल्स टू नंबर फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर 10, दिस इज ऑल्सो फाइन। रिटर्न रिवर्स। अब ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है, अगर हम वाइल लूप लगा रहे हैं और जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है, ये हमें बार बार रिटर्न करके दे रहे हैं, लेकिन लूप से रिटर्न हमें सिर्फ लास्ट टाइम कराना होता है, तो ये लूप के अंदर नहीं आएगा, ये लूप से बाहर आएगा, यानी कि ये जो रिटर्न है ये बिल्कुल वाइल के नीचे आएगी यहाँ पे। एंड द नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रिंट रिवर्स नंबर 1 2 3 4। फंक्शन को हमने क्या किया है, कॉल किया। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 एरर्स हैं। 1 इज यहाँ पे डेफ कीवर्ड आएगा, वाइल का w विल बी स्मॉल, हेयर इन प्लेस ऑफ इक्वालिटी ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा जो एक इक्वल टू होता है। रिटर्न स्टेटमेंट आपके लूप के अंदर ना आके उससे बाहर आएगी। दीज आर द 4 थिंग्स। अब आपको ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, जब भी आप इसकी लिखेंगे आंसर शीट में तो आपको इस तरह से करेक्टेड कोड लिखना है, और जहां जहां पे आपने करेक्शन किया है उसे आपने थोड़ा सा इस तरह से अंडरलाइन कर दे, लाइक दिस। सो यू कैन सी हियर दैट हाफ मार्क्स इज देयर फॉर ईच करेक्शन मेड। तो इस तरह से ये 2 मार्क्स का आपका बन गया। ठीक है, सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 20 फ्रॉम द चैप्टर फंक्शंस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। राइट अ फंक्शन काउंट नाउ प्लेसेस इन पाइथन। The name of my function is count now and the parameter passed is places। That takes the dictionary places as an argument। हमारे पास एक डिक्शनरी है जिसका नाम है places, मतलब आर्ग्यूमेंट में या पैरामीटर में जो पास किया हुआ है दैट इज अ डिक्शनरी, एंड डिस्प्लेज द नेम्स इन अपर केस ऑफ द प्लेसेस whose names are longer than 5 characters। डिक्शनरी में जिन भी प्लेसेस के नाम 5 से ज्यादा हैं उनको अपर केस में चेंज कराना है। जैसे कि ये देखो आपके सामने प्लेसेस नाम की डिक्शनरी है, तो इसके अंदर देखो प्लेसेस दे रखे हैं 1 दिल्ली, 2 लंदन, 3 पेरिस, 4 न्यूयॉर्क एंड 5 दोहा। तो 5 से जितने ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 6 है, एक तो ये हो गया, इसमें 5 है, इसमें भी 5 से ज्यादा है, तो लंदन और न्यूयॉर्क इसमें 5 से ज्यादा है, तो हमें इनके प्लेस को कैप्स में प्रिंट कराना है, ऐसे लंदन और न्यूयॉर्क इन द कैपिटल लेटर्स। ठीक है, कोड समझ में आ गया, मतलब टॉप क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम इसकी कोडिंग करें। तो सबसे पहले तो जो हम पैरामीटर में पास कर रहे हैं प्लेसेस वही हमें चाहिए। ठीक है, दैट शुड बी माय स्टार्टिंग पॉइंट। वो डिक्शनरी हमें यहाँ पे डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू सेलेक्ट दिस मच पार्ट एंड हम इसे कॉपी करेंगे एंड आइडियली में जाके हम इसे पेस्ट कर देंगे। आप अपनी आंसर शीट में सबसे पहले यही चीज ले लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने ये लिया तो आप अपनी आंसर शीट में सबसे पहले ये डिक्शनरी को लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद आपने ये फंक्शन का नाम लिखना है।
The name of my function is count now. So I'll write here def and फंक्शन का नेम जैसे दे रखा है, केसेस जो हैं वो ध्यान रखने हैं. जैसे काउंट नाउ में सिर्फ n कैपिटल है नाउ का, तो वो आपको ध्यान रखना है. एंड डिक्शनरी का नाम जो है प्लेसेस ऑल इन कैपिटल लेटर्स, तो ये आपको एज इट इज रखना है. ठीक है. अब ये कह रहा है कि हमें नेम्स चेक करने हैं. तो डिक्शनरी में दो चीजें क्या होती हैं, या तो कीज होती हैं या वैल्यूज होती हैं. वी नीड टू चेक द वैल्यूज. सो हमें डिक्शनरी के सारी वैल्यूज को चेक करना है और सारे डेटा को एक्सेस करना हो तो वी मेक यूज ऑफ विच लूप, फॉर लूप. फॉर आई इन व्हाट इज द नेम ऑफ माय डिक्शनरी, प्लेसेस. वैल्यूज में चेक करना है तो इसलिए हम वैल्यूज फंक्शन लगाएंगे, क्योंकि वैल्यूज जो फंक्शन होता है वो हमें डिक्शनरी की वैल्यूज रिटर्न करके देता है. अगर मैं सिंपली लिखूं फॉर आई इन प्लेसेस, तो ये किसको एक्सेस करेगा, ये हमारी कीज को चेक करेगा. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज चेक करनी है, सो विल मेक यूज ऑफ द वैल्यूज फंक्शन. ठीक है. फॉर आई इन प्लेसेस डॉट वैल्यूज, इसका मतलब आई की पहली वैल्यू दिल्ली होगी, फिर लंदन होगी, फिर पेरिस होगी, फिर न्यूयॉर्क होगी और फिर दोहा होगी. अब हमें क्या कहना है कि हुज नेम्स आर लॉन्गर देन 5 कैरेक्टर्स. अब यहाँ पे ये जो हमारा डेटा है वो किस फॉर्म में है, स्ट्रिंग की फॉर्म में है. तो हमें इसकी क्या चेक करने हैं कि वो 5 कैरेक्टर से ज्यादा है या नहीं है, मीन्स उसकी लेंथ चेक करनी है. सो फॉर आई इन प्लेसेस डॉट वैल्यूज, इफ लेंथ ऑफ आई इज ग्रेटर देन 5, लिखा हुआ है ना, स्पेसिफाई किया हुआ है, अगर ग्रेटर देन 5 कैरेक्टर्स है तो हमें उसको किस में डिस्प्ले कराना है, अपर केस में डिस्प्ले कराना है. तो हम क्या करेंगे, अगर लेंथ ग्रेटर देन 5 है तो हम क्या कहेंगे, प्रिंट आई डॉट अपर. अपर केस में कराना है तो वी आर हैविंग अपर फंक्शन फॉर द स्ट्रिंग, ये कराया. एंड देन इसके बाद इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए वी नीड टू कॉल दिस फंक्शन काउंट नाउ. एंड यहाँ से हमने पास कर दिया आर्ग्यूमेंट प्लेसेस. ये जो डिक्शनरी हमने सबसे ऊपर ली है, ये आप नीचे यहाँ पे भी लिख सकते हैं, दैट इज योर विश. ठीक है. दिस इज आवर लॉजिक ऑफ द क्वेश्चन. हमने इसको रन किया. रन करने के बाद इसको देखो चेक करते हैं, तो देखो लंदन और न्यूयॉर्क आ रहा है हमारा आउटपुट में. और अगर आप क्वेश्चन में देखो तो यही हमें आउटपुट चाहिए था, लंदन और न्यूयॉर्क. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स. फिर भी आपको डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. एक बार दोबारा देख लेते हैं. डिक्शनरी जो क्वेश्चन में गिवन है हमने एज इट इज ली. फंक्शन का नाम प्लस पैरामीटर दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, डेफ उसके आगे लगाया. वी नीड टू डिफाइन द फंक्शन. हमें ये चेक करना है कि डिक्शनरी में जो प्लेसेस के नाम हैं, अगर उनकी लेंथ 5 कैरेक्टर से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, तो हमें वो अपर केस में चाहिए. तो सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए फॉर लूप होता है. सिंपली फॉर आई इन डिक्शनरी का नाम लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो कीज को एक्सेस करेगा. लेकिन हमें चाहिए प्लेसेस का नाम जो हम डिक्शनरी में देख सकते हैं, जो कि वैल्यूज की फॉर्म में है. दैट इज वाई हमने लिखा फॉर आई इन प्लेसेस डॉट वैल्यूज. और सिंस इट इज अ स्ट्रिंग वैल्यू, लेंथ फंक्शन इसमें हम यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. इफ लेंथ ऑफ आई इज ग्रेटर देन 5, हमें उसे अपर केस में कराना है, तो प्रिंट आई डॉट अपर कर दिया. एंड देन काउंट नाउ प्लेसेस की हेल्प से हमने फंक्शन को क्या कर दिया, कॉल कर दिया. एंड देन वी गॉट आवर डिजायर्ड आउटपुट. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब इसी के और पार्ट में एक और फंक्शन का क्वेश्चन आता है. तो आप देख सकते हो कि फंक्शंस चैप्टर से अभी हमने एक एरर का क्वेश्चन देखा 2 मार्क्स का, और एक हमारा कोडिंग का क्वेश्चन है जो कि चॉइस की फॉर्म में, इंटरनल चॉइस की फॉर्म में. ठीक है. राइट अ फंक्शन लेन वर्ड स्ट्रिंग दैट टेक्स स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न्स अ टपल कंटेनिंग लेंथ ऑफ ईच वर्ड ऑफ स्ट्रिंग. हमें इसमें एक फंक्शन लेना है जिसका नाम है लेन वर्ड्स. पैरामीटर है स्ट्रिंग या आर्ग्यूमेंट कह सकते हो. ये फंक्शन हमें एक टपल रिटर्न कराएगा जिसमें जो भी हमारे स्ट्रिंग के वर्ड्स हैं उनकी लेंथ हमें रिटर्न करके देगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ये डाला कम लेट अस हैव सम फन, अगर ये मेरी स्ट्रिंग है तो इसमें जितने जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, जैसे इसमें कि 4 हैं, 3 हैं, तो ऐसे टपल की फॉर्म में हमारे पास आउटपुट आना चाहिए. ठीक है. सो इन दिस केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डिक्लेयर अ फंक्शन एंड वी आर गोइंग टू टेक द स्ट्रिंग. तो हम यहाँ से इसको एक बार हटा देते हैं एंड हम अपना फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं लेन वर्ड्स. And here we are having string. ठीक है. This is the thing. Now वो ये कह रहा है कि हमें आउटपुट किस फॉर्म में चाहिए, टपल की फॉर्म में चाहिए. तो हम यहाँ से एक एम्प्टी टपल ले लेते हैं. ठीक है.
अब जो भी हम स्ट्रिंग पास करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबकी वर्ड्स की लेंथ चाहिए, तो हमें अलग अलग वर्ड चाहिए। तो पूरी स्ट्रिंग को जो होती है वो हमारी एक लाइन होगी, लाइन में से हमें एक एक वर्ड लेना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन को स्प्लिट करना पड़ेगा, पूरी स्ट्रिंग को स्प्लिट करना पड़ेगा। जैसे कि देखो हमारे पास ये है, सपोज मेरे पास ये है कम लेट अस हैव सम फन, ए इक्वल्स टू कम लेट अस हैव सम फन, ठीक है। नाउ आई से ए डॉट स्प्लिट, तो व्हाट विल हैपन, अलग अलग हो गए, कम अलग, लेट अलग, इस तरह से अलग अलग हो गए इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। अब अगर मुझे इनकी लेंथ कैलकुलेट करानी है तो मैं इस पर फॉर लूप लगा सकती हूँ। फॉर आई इन दिस वन, जो भी मैंने इसके अंदर जैसे ए डॉट स्प्लिट को मैंने बी में सेव किया, तो फॉर आई इन बी, फिर हम इसकी लेंथ कैलकुलेट करा सकते हैं। तो स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, हमारी स्ट्रिंग को डिवाइड करता है सब स्ट्रिंग्स में, और अगर आप इसमें कोई भी नहीं देते हैं बाय डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट तो वो स्पेस पे स्प्लिट करता है। तो यही काम हमने यहाँ पे करना है। हमने कहा एल ले लेते हैं, एल इज इक्वल टू हमारी जो स्ट्रिंग है वो हमारी किस फॉर्म में है, इस तरह से हमने दी है, इस पे हमने लगा दिया स्प्लिट फंक्शन, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे फॉर आई इन एल, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा, कम आएगा, लेट आएगा, अस आएगा, हैव आएगा, सम आएगा, फन आएगा। हमें इनकी लेंथ कैलकुलेट करानी है, तो हमने कहा लेंथ इज इक्वल टू लेन ऑफ व्हाट, आई, ठीक है। आप आई के प्लेस पे कोई और वर्ड या कैरेक्टर भी ले सकते हो। तो लेंथ इज इक्वल टू लेन ऑफ आई, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करानी है तो लेन फंक्शन। फिर जो हमारा टपल है वो किसके इक्वल हो जाए, जो वो ऑलरेडी है, एम्प्टी टपल प्लस लेंथ। और ये जो हम लेंथ लेंगे ये हमें किसमें लेनी पड़ेगी, वी नीड टू पुट अ कॉमा हियर, क्योंकि मान लो पहले वर्ड की लेंथ अगर मेरी 4 है तो मैं टपल में +4 कराऊंगी, तो वी नो कि टपल में सिर्फ टपल ही कॉन्केटिनेट हो सकता है, इंटीजर वैल्यू नहीं हो सकती। दैट इज वाई हमने यहाँ पे कोमा लिया है, क्योंकि टपल के अंदर सिंगल एलिमेंट के साथ हमें कोमा लेना पड़ता है, ठीक है। फिर हम यहाँ से क्या कराएंगे, आप यहाँ पे जैसे यहाँ देखो, फिर हमने यहाँ पे क्या कराना है, वी हैव टू रिटर्न दिस वैल्यू, रिटर्न टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने इसमें आएंगे और यहाँ से कहेंगे रिटर्न टी, दैट इज आवर टपल। अब फंक्शन को हमने यहाँ से कॉल किया लेन वर्ड्स, और यहाँ से हमें अपनी स्ट्रिंग पास करनी, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन। यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग इक्वल्स टू input, enter the string. Now we are going to run it. Enter the string, तो हम यहाँ पे डालते हैं come let us have some fun. ओके, यहाँ पे हमने रिटर्न कराया है तो हमें एक प्रिंट स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। तो प्रिंट, जो ये रिटर्न करके देगा उसको ये प्रिंट करा दे, तो यहाँ पे विल यूज अ प्रिंट स्टेटमेंट हियर। अब हम इसे रन करते हैं एंड यहाँ पे लिखेंगे कम लेट अस हैव सम फन। तो यहाँ पे देखो जो हमें डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वो आ गया 432443। तो यू कैन सी हियर दैट वी हैव गॉट द आउटपुट एज 432443। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे कि आपने यहाँ पे जो कोड लिया है इसके अंदर आपने यहाँ पे t प्लस लेंथ लिखा है, तो अगर मैं इस लाइन को यहाँ से ओमिट कर दूं तो आई कैन सिंपली राइट हियर t प्लस लेन ऑफ i, कॉमा इस तरह से। तो ऐसे लिखें या वैसे लिखें, बोथ आर सेम। देन आप इसको रिटर्न करा के प्रिंट करा सकते हैं, या फिर आप यहीं पे भी प्रिंट करा सकते हो, दैट इज योर विश। कोई और भी लॉजिक हो सकता है इस प्रोग्राम को करने का, सारे करेक्ट हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि फंक्शन के कोडिंग के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। एक हमारा ये आया जिसमें इन्होंने कंसेप्ट का यूज किया हुआ है, डिक्शनरी के कंसेप्ट का फंक्शन के अंदर। देन जो नेक्स्ट आया उसमें इन्होंने टपल के कंसेप्ट को फंक्शन के अंदर यूज किया हुआ है।
अगर आप अपना कोई और लॉजिक भी लगाते हैं, देखिए यहाँ नोट में दिया हुआ है, जो कि सही है आपके अकॉर्डिंग, उसका आउटपुट अगर सही आ रहा है तो वो भी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। और इसकी मार्किंग किस तरह से दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे देखिए फंक्शन हेडर के हाफ मार्क्स हैं, लूप के हाफ मार्क्स हैं, इफ स्टेटमेंट के हाफ मार्क्स हैं, आउटपुट के हाफ मार्क्स हैं, और आपके फंक्शन हेडर और स्प्लिट फंक्शन के हाफ मार्क्स हैं। इस तरह से करके आप इसकी मार्किंग स्कीम दे सकते हो। तो अगर आपको कोडिंग में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो एटलीस्ट आप हेडर और थोड़ा बहुत पार्ट भी अगर सही लिखते हैं तो यू विल गेट द मार्क्स अकॉर्डिंग टू दैट वन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 21। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। The next question we are having is question number 22. Predict the output of the following code. So first of all we have a string which is assigned to a variable s and एक list है हमारे पास जिसमें 4 integer elements हैं assigned to a variable l. D is an empty dictionary for I in range len of s. Now len of s, what is the length of s? जितने इसमें characters हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे रेंज फंक्शन के अंदर वैल्यू क्या आई, 4 आई। रेंज फंक्शन हमेशा एक न्यूमेरिक वैल्यू लेता है, तो जो हमारी आई की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, पहली बार 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी और 3 होगी, बिकॉज रेंज फंक्शन में जो आप नंबर पास करते हो उससे वो एक कम। नाउ इट सेज if I modulus 2 equals to 0, so what is the first value of I? 0. 0 modulus 2 equals to 0. Yes, the condition is true. जब कंडीशन ट्रू है तो उस केस में हमने क्या करना है, d ऑफ l डॉट पॉप। अब लिस्ट में पॉप फंक्शन क्या करता है, लिस्ट ये l है हमारी पूरी की पूरी लिस्ट, इसमें पॉप फंक्शन क्या करता है, लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव करता है। तो हमारा ये क्या बना, d ऑफ 4 किसके इक्वल हो गया हमारा, s ऑफ i मीन्स s ऑफ 0, s इज व्हाट, लॉस्ट, इसकी 0 पोजीशन, क्योंकि i की वैल्यू 0 थी, दिस इज द वैल्यू ऑफ i। तो s ऑफ 0 पे हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग l, ठीक है। तो d ऑफ 4 हमारा क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू l। तो यहां से हमारी जो डिक्शनरी बनेगी उसमें सबसे पहला हमारा की वैल्यू पेयर क्या बना, 4 एंड l, ठीक है। तो इसका मतलब डिक्शनरी के अंदर पहला की वैल्यू पेयर बना इस तरह से 4 कॉलन l, ठीक है, कॉमा। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ i इज 1। अब चेक किया i मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि 1 मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, कंडीशन इज फॉल्स। सिंस माई कंडीशन इज फॉल्स, हम इफ पार्ट के स्टेटमेंट पे ना जाके एल्स पे जाएंगे, एंड इट सेज d ऑफ l डॉट पॉप। अब 4 पॉप आउट हो चुका था, तो लास्ट एलिमेंट जो पॉप करने वाला है वो क्या बचा, 33। इट मीन्स d ऑफ 33 किसके इक्वल हो जाए, i प्लस 3 के। तो जो हमारा 33 की है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, i प्लस 3, और i की करंट वैल्यू क्या है, 1 है, 1 प्लस 3 हमारा क्या हो गया, 4। तो यहां से हमारा नेक्स्ट की वैल्यू पेयर बना 33 कॉलन 4, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास i की वैल्यू है 2। नाउ वी विल चेक 2 मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, द कंडीशन इज ट्रू। सिंस माय कंडीशन इज ट्रू, d ऑफ l डॉट पॉप। अब 33 ओमिट हो चुका है, तो लास्ट एलिमेंट क्या बचा हमारे पास, 21 बचा, वो किसके इक्वल हो जाए, s ऑफ i के। और i की करंट वैल्यू क्या है हमारे पास, i की करंट वैल्यू हमारे पास 2 है। तो 2 पोजीशन पे देखो हमारे पास क्या है, 2 पोजीशन पे हमारे पास s है, ठीक है। तो d ऑफ 21 किसके इक्वल हो जाए, s के। तो हमारा नेक्स्ट की वैल्यू पेयर बना 21 कॉलन s, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज i की वैल्यू इज 3। 3 मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, कंडीशन इज फॉल्स। We'll go to the else part, d of l dot pop। अब l dot pop में लास्ट एलिमेंट हमारे पास क्या बचा, दैट इज 10। तो d of 10 जो है वो किसके इक्वल हो जाए, i प्लस 3 के। i की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 है, दिस इज 3, तो 3 प्लस 3 हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। सो ये जो हमारा लास्ट की वैल्यू पेयर इसमें है, दैट इज 10 कॉलन 6, ठीक है। दिस इज आर डिक्शनरी, और यहाँ पे कोमा है। तो डिक्शनरी में क्या है, 4l 33 4 21 s और 10 6। अब ये हमारा पूरा लूप खत्म हो गया क्योंकि i की सारी वैल्यूज अब मूव ऑन कर चुके हैं। नेक्स्ट फोर लूप पे आते हैं, फॉर k v इन d डॉट आइटम्स। डिक्शनरी में आइटम्स फंक्शन क्या रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स द की वैल्यू पेयर इन द फॉर्म ऑफ अ टपल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं एक डिक्शनरी लेती हूँ 1 2 3 एंड 4, और अगर मैंने यहाँ पे कहा d डॉट आइटम्स, तो इस केस में व्हाट इट इज गोइंग टू रिटर्न मी, इट इज गोइंग टू रिटर्न मी द की वैल्यू पेयर्स इन द फॉर्म ऑफ टपल। सो इस केस में इसने कहा फॉर k v, तो 2 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे,
K will stand for the key and V will stand for the value. So for K comma V in D dot items, print K comma V comma separator equals to star. तो हमने क्या किया, हमें प्रिंट कराना है की और वैल्यू। तो पहली की हमारे पास 4 है, कोमा के प्लेस पे क्या आ जाएगा, स्पेस आएगा, दैट इज L, और जो सेपरेटर है वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा, दैट इज लाइक दिस। तो 4 स्टार L, देन 33 स्टार 4, 21 स्टार S एंड देन 10 स्टार 6, यही हमारा आंसर आएगा। देख लेते हैं, 4 स्टार L, 33 4, 21 S and 10 6. So this is our answer which we have got. सेम आंसर हमारा आउटपुट में भी आ रहा है। इस तरह से आपने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप द आउटपुट विच वी हैव डन हियर, फाउंड हियर, दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगेन ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसकी मार्किंग स्कीम देखिए किस तरह से है। 4 लाइन में हमारे आउटपुट आ रहे हैं, तो हाफ मार्क्स फॉर ईच करेक्ट लाइन ऑफ आउटपुट, टोटल इज योर 2 मार्क्स, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23. Question number 23 says, write the Python statement for each of the following tasks using the built-in functions or methods only. हमें स्टेटमेंट लिखनी है using the Python built-in functions or methods to insert an element 200 at the third position in the list L1. हमारे पास एक लिस्ट है L1, हमें इंसर्ट करानी है उसमें थर्ड पोजीशन पे एलिमेंट 200। तो लिस्ट नेम इज L1, तो यहाँ से हमने L1 लिया। लिस्ट का कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है जिसपे हम पर्टिकुलर पोजीशन पे एलिमेंट को इंसर्ट करा सकते हैं, दैट इज इंसर्ट फंक्शन। पहले आएगी आपकी पोजीशन, थर्ड पोजीशन है यानी कि 0 1 2, इंडेक्स उसका 2 हुआ और एलिमेंट क्या है 200, सो दिस विल बी माय आंसर, ठीक है। सेकेंड पार्ट कह रहा है टू चेक वेदर अ स्ट्रिंग नेम्ड मैसेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप और नॉट। अब स्ट्रिंग है मैसेज, स्ट्रिंग का नाम मैसेज है, डॉट कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है चेक करने के लिए कि एंड में वो पर्टिकुलर एलिमेंट है या नहीं है, दैट इज एंड्स विद, किससे होना चाहिए, पीरियड या फुल स्टॉप। तो कोट्स में, सिंगल या डबल कोट्स में आप इसको इस तरह से लिखोगे, इस तरह से। सो दिस इज द आंसर ऑफ माय फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड लाइन इज द आंसर ऑफ माय सेकंड पार्ट, ठीक है। तो ये आपके आंसर्स हैं। अब यहाँ से एक बार हम इसे चेकआउट कर लेते हैं। देखो यही आ रहा है, L1 डॉट इंसर्ट 2,200 एंड मैसेज डॉट एंड्स विद डॉट दैट इज फुल स्टॉप इन द कोट्स, ठीक है। सो इस तरह से हमें इसे चेकआउट करना है। दिस इज ऑफ 2 मार्क्स। अगेन इसका और पार्ट है, अ लिस्ट नेम्ड स्टूडेंट एज स्टोर्स द एज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, राइट द पाइथन कमांड टू इंपोर्ट द रिक्वायर्ड मॉड्यूल and using the built-in function to display the most common age value from a given list. एक लिस्ट है स्टूडेंट एज के नाम से जिसमें एक क्लास के स्टूडेंट्स की एज है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम जाएं तो मान लीजिए मेरा ये लिस्ट है स्टूडेंट एज, स्टूडेंट एज में एज कैपिटल, ठीक है। तो हमने इस तरह से एक लिस्ट बना ली, स्टूडेंट एज इक्वल्स टू सपोज 12 14 16 17 18, ठीक है। मुझे इसमें फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सी कॉमन एज है जो सबसे ज्यादा बार आ रही है। इसको हम एक बार थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, कुछ इसमें ऐसी एज ले लेते हैं जो सेम हो, जैसे कि हमने 14 ले लिया, फिर 16 ले लिया, फिर 14 ले लिया, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है या कौन सी ऐसी एज है जो ज्यादा बार आ रही है। इन्होंने बोला कि एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करो, तो इसके लिए हमारे पास होता है स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल, स्टैटिस्टिक्स, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास होता है मीन मोड और मीडियन फंक्शन। लेकिन ये चेक करना होगा कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो हमारे पास होता है वहां पे मोड फंक्शन, स्टैटिस्टिक्स डॉट मोड, और यहाँ पे हमने कह दिया स्टूडेंट एज। तो जैसे ही हम ये चेकआउट करेंगे हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 14 जो है वो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 1 2 एंड 3 टाइम्स। सो दिस इज द आंसर, दैट इज 14, ठीक है, मोस्ट कॉमन एज वैल्यू। तो इस तरह से आपको इसे लिखना है। यहाँ पे दे भी रखा है इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, प्रिंट स्टैटिस्टिक्स डॉट मोड स्टूडेंट एज, ऐसे लिख लो। इंटरेक्टिव मोड था तो हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगाई, हमने डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसे करना है। दिस इज अगेन ऑफ 2 मार्क्स, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24. 24 क्वेश्चन आपका है MySQL चैप्टर में से। मिस शालिनी हैज जस्ट क्रिएटेड अ टेबल नेम्ड एम्प्लॉय, टेबल का नाम क्या है एम्प्लॉय, containing the columns E name, that is employee name, department and salary. After creating the table, she realized that she has forgotten to add a primary key column in a table.
यानी कि उसने टेबल तो बना दी लेकिन उसमें प्राइमरी की सेट करना भूल गई। सो आपको एक ऐसी एसक्यूएल कमांड लिखनी है जिसमें आप एम्प्लॉय आईडी जो है वो आप इसमें एज अ प्राइमरी की सेट करेंगे और उसके बाद आपने इसमें ये कॉलम्स वैल्यूज को इंसर्ट कराना है। एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी तो ऑलरेडी एडेड है, आपको इसमें एक नया कॉलम ऐड करना है एम्प्लॉय आईडी जिसको आपने प्राइमरी सेट करना है और फिर आपने इसकी वैल्यूज को इंसर्ट कराना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको जाना है, यू हैव टू यूज द ऑल्टर कमांड। जब भी हमें नया कॉलम ऐड करना हो वी मेक यूज ऑफ द ऑल्टर कमांड एंड आपको उसे प्राइमरी की सेट करना है। तो व्हाट शुड बी माय कमांड? माय कमांड विल बी ऑल्टर टेबल। ऑल्टर कमांड जो है डीएमएल कमांड है, तो जितनी भी डीएमएल कमांड होती हैं उसमें आपके ऑल्टर कमांड आपकी डीडीएल कमांड है, सॉरी डीएमएल आपकी होती है सेलेक्ट इंसर्ट डिलीट अपडेट और क्रिएट ऑल्टर ड्रॉप आपकी डीएमएल डीएल कमांड्स है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स। तो इनके साथ ये टेबल कीवर्ड आपको जरूर लिखना होता है। ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड, क्या ऐड करना है? एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी ऐड करनी है, इंटीजर टाइप की है तो यहाँ पे आप लिखोगे इंटीजर इंटीजर और इसके बाद आप इसमें स्पेसिफाई करेंगे कि इसको प्राइमरी की सेट करना है। तो आपने यहाँ पे लिखा प्राइमरी की, ठीक है, एंड पुट अ सेमीकोलन। तो हमने यहाँ से एक नया कॉलम ऐड कर दिया जिसका जो डेटा टाइप है दैट इज इंटीजर, नेम इज एम्प्लॉय आईडी और हमने उसको प्राइमरी की सेट कर दिया। अब हमने इसमें वैल्यूज को इंसर्ट कराना है तो हम क्या करेंगे? इंसर्ट इनटू द टेबल नेम इज एम्प्लॉय वैल्यूज। और माई एसक्यूएल में आप जो भी कमांड्स लिखते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होती, तो आप उसे जैसे हमने फर्स्ट लाइन में ऑल्टर कमांड में एम्प्लॉय कैपिटल लिखा और सेकंड में हम उसे सेंटेंस केस में लिख रहे हैं तो दोनों इसमें सेम चीज है। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें क्या गया है? आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी। तो इस केस में हमने एम्प्लॉय आईडी लास्ट में ऐड की है तो हम पहले इसमें नाम ऐड कर देते हैं। दैट इज हमने यहाँ पे डाल दिया सपोज श्वेता एंड देन हमने इसमें डाल दिया डिपार्टमेंट इज प्रोडक्शन एंड देन हमने इसमें डाल दिया सैलरी इज 26,900 और फिर हमने इसकी आईडी डाल दी सपोज 101। ठीक है, हम इस कमांड को ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हम इसमें एक और चीज कर सकते हैं। हम इसमें ये जो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज हमने लिखा है यहाँ पे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय और यहाँ पे ब्रैकेट डाल के हम पहले कॉलम का नाम भी दे सकते हैं। पहले हम एम्प्लॉय आईडी, फिर एम्प्लॉय नेम, फिर डिपार्टमेंट, फिर अगर सैलरी, इस तरह से कॉलम का नाम लिख देते हैं तो हमारी ऑर्डर ऑफ वैल्यूज भी चेंज हो जाएगा। 101 पहले, फिर श्वेता, फिर प्रोडक्शन, फिर 26,900। ठीक है, इस तरह से आप इसका आउटपुट भी चेकआउट कर सकते हो मार्किंग स्कीम में। या तो आप इसको इस तरह से लिखो या फिर अगर आप एम्प्लॉय आईडी को पहले ले रहे हो तो आईडी को आप पहले लिख दो। ठीक है, इसके अंदर 999 ऑलरेडी दिया हुआ था, हमने 101 लिख दिया था, तो अगर दिया हुआ है तो आप वहां पे वही वैल्यू लिखेंगे 999, 101 फिर नहीं लिखनी। ठीक है, और अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो वहां पे उस केस में आप अपनी कोई भी वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपने कॉलम को ऐड करना है, प्राइमरी की सेट करना है और वैल्यूज को इंसर्ट करना है। अब इसी का एक और पार्ट है, इंटरनल चॉइस है इस क्वेश्चन में। Jack is working in a database named Sport in which he has created a table named Sports. डेटाबेस का नाम है स्पोर्ट और टेबल का नाम है स्पोर्ट्स। कॉलम्स क्या क्या है? स्पोर्ट आईडी, स्पोर्ट नेम, नंबर ऑफ प्लेयर्स एंड कैटेगरी। आफ्टर क्रिएटिंग द टेबल ही रियलाइज दैट द एट्रीब्यूट कैटेगरी हैज टू बी डिलीटेड फ्रॉम द टेबल। ये टेबल स्पोर्ट्स है, इसमें 4 कॉलम थे, 1, 2, 3 एंड 4। इसमें से कैटेगरी नाम का जो कॉलम था दैट इज एट्रीब्यूट था, उसे हमें डिलीट करना है और एक नया एट्रीब्यूट डालना है टाइप स्पोर्ट का जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, उसे हमें ऐड करना है। एंड जो टाइप स्पोर्ट नाम का जो कॉलम ऐड कर रहे हैं वो ब्लैंक नहीं छूटना चाहिए। तो इसके लिए हमें कमांड्स लिखनी है। तो वेरी इजी क्वेश्चन अगेन, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको एक कॉलम को डिलीट करना है। तो हमें पता है कि जब भी हमें कॉलम को ऐड करना हो या डिलीट करना हो वी मेक यूज ऑफ विच कमांड? ऑल्टर कमांड। ऑल्टर टेबल, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेबल? स्पोर्ट्स। क्या लिखेंगे? ऐड, पहले डिलीट करना है तो ड्रॉप, किसको ड्रॉप करना है? कैटेगरी को।
सिंपली ये कमांड हो गई। अब आपको इसमें एक नया कॉलम ऐड करना है, तो ऑल्टर टेबल स्पोर्ट्स ऐड, क्या ऐड करना है आपको, टाइप स्पोर्ट, टाइप स्पोर्ट। अब डेटा टाइप स्ट्रिंग है तो आप इसमें कैर या वैर कुछ भी दे सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया 15 साइज, ठीक है। और इट कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, खाली नहीं छूटना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास एक कंस्ट्रेंट होता है नॉट नल, ठीक है, नॉट नल, लाइक दिस। Alter table sports, add type sport, char 15, not null. So this is how we have to make use of this command, ताकि हम इसे एक टेबल, एक कॉलम को ऐड कर सकें और एक को हम डिलीट कर सकें, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो आंसर में इस तरह का आंसर किस तरह से दिया हुआ है, ऑल्टर टेबल स्पोर्ट्स ड्रॉप कैटेगरी, 1 mark फॉर दिस कमांड एंड 1 mark फॉर एडिंग द कॉलम, ठीक है, लाइक दिस वन। सेम लाइन में भी आप लिख सकते हो, डिफरेंट में भी लिख सकते हो। डिफरेंट से थोड़ा सा ये होता है कि कमांड अच्छे से रीडेबल होती है, ठीक है। So this is how we have to do this question of MySQL. The next question is predict the output of the following code, again of 2 marks based on the functions chapter. तो functions में से देखा आपने, एक 2 marks का आपका error का क्वेश्चन आया, एक 2 marks का आपका कोडिंग का क्वेश्चन आया जिसमें इंटरनल चॉइस थी, और एक ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये आपका आउटपुट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से आप ब्लूप्रिंट को डिवाइड कर सकते हो चैप्टर वाइज, एंड देन यू शुड प्रिपेयर फर्स्ट द टॉपिक्स चैप्टर वाइज, जिस टाइप के क्वेश्चंस उसमें आ रहे हैं, फिर आप उसके बाद सैम्पल पेपर को लेके चलिए। प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम विल बी वेरी इजी फॉर यू। डेफ चेंजर p, q इज इक्वल टू 10। अब फंक्शन चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पे बेस्ड आता ही आता है, मोस्टली आता है। द नेम ऑफ माई फंक्शन इज चेंजर। एक यहाँ पे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है और एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, p एंड q इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब लाइन नंबर 1, देन 2, देन 3, देन 4, 5 ब्लैंक लाइन है। अब 5 को इसके बाद ले लेते हैं यहाँ पे 6, ठीक है, 7, 8, 9, 10 एंड 11, ठीक है। अब इसके लिए हम जब सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन नंबर 1 पे हैं, 1 से हम सीधा पहुंचेंगे 6 पे। अब यहाँ से जब हम 6 पे गए तो यहाँ पे देखो क्या है, a is 200 and b is 200 and b is 20, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 वैल्यूज हो चुकी है। उसके बाद हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन को कॉल किया, a इज इक्वल टू चेंजर ए बी, a इक्वल्स टू चेंजर a कॉमा b। तो a की वैल्यू क्या है 200 और b की वैल्यू क्या है 20, ये गई। अब ये जो 200 वैल्यू है ये किसके पास जाएगी, b के पास जाएगी, और जो 20 वैल्यू है वो किसके पास जाएगी, ये a की वैल्यू यहाँ पे 200 है और b की वैल्यू हमारी 20 है, दैट इज 20, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारी a की वैल्यू है वो तो p के पास जाएगी, दैट इज 200, और जो b की वैल्यू है 20 वो q के पास जाएगी। ऑल्दो q के पास ऑलरेडी एक डिफॉल्ट वैल्यू है, लेकिन जब डिफॉल्ट वैल्यू भी दे रखी है और फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे भी वैल्यू हो, तो आपको वो वैल्यू लेनी होती है जो फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे। तो इस केस में q की वैल्यू 10 ना होके क्या रहेगी 20, ठीक है। अब इसने कहा p इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय q, p इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय q। तो हम यहां से अगर इसको सॉल्व करें, p इक्वल्स टू p डिवाइड बाय q, p की वैल्यू 200, q की वैल्यू 20, तो 200 डिवाइडेड बाय 20 कितना हो गया हमारा 10.0 आया, डिवीजन ऑपरेटर है। और q क्या हो जाए, p मॉडुलस q। अब p की वैल्यू आप 200 नहीं लोगे, लेटेस्ट वैल्यू लोगे विच इज 10.0 डिवाइडेड बाय q, और q की वैल्यू कितनी है हमारी 20 है, सो दिस विल बी 20। सो यहाँ से हमने इसको, यहाँ पे मॉडुलस का सिंबल है, ठीक है। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 10.0 को आप 20 से अगर डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, ऑफ कोर्स 10 ही बचेगा, दैट इज 10.0, ठीक है। ये हो गया। तो इसने कहा रिटर्न p, तो क्या वैल्यू रिटर्न हुई, रिटर्न p की वैल्यू कितनी है 10.0, ये वैल्यू हमारी रिटर्न हुई। अब ये वैल्यू रिटर्न होके कहाँ जाएगी, इस a के अंदर जाएगी। तो अब इस a के अंदर आपकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे हमने इसको किया कंट्रोल v, और a के अंदर अब वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10.0, ठीक है। अब हम पहुंचे इस लाइन पे, दैट इज a में आ गई 10.0,
प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा सेपरेटर इज इक्वल टू डॉलर। तो ए और बी को प्रिंट कराना है, तो ए और बी को प्रिंट कराना है मतलब यहां से देखो प्रिंट जब हुआ ए की वैल्यू 10.0 और बी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, बी की वैल्यू तो अभी 20 थी, यू कैन सी हियर, ठीक है, बी की वैल्यू 20 थी तो वो प्रिंट होगी एज इट इज 20, और सेपरेटर क्या है, डॉलर का साइन, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, डॉलर का सिंबल आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये हो गया। उसके बाद तो ये हमारी पहली स्टेटमेंट हो गई जो प्रिंट स्टेटमेंट में आई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आया b इक्वल्स टू चेंजर b। अब यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया तो ये कहाँ जाएगा, हियर इट विल गो, जहाँ पे हेडिंग है। अब इस केस में क्या होगा, b है तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, b की वैल्यू इज 20, b की वैल्यू इज 20। तो पहली जो वैल्यू है वो पहली आर्ग्यूमेंट के पास जाएगी, जो कि किसके पास जाएगी, p के पास जाएगी। सो अब p हमारा क्या हो गया, p की वैल्यू हमारी हो जाएगी 20। तो यहां से अब p हमारा बन जाता है 20, और दूसरा वेरिएबल इसमें दे नहीं रखा तो हम इसे एज इट इज ले लें, p इज 20 एंड q इज 10, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं वापस से, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, p क्या है 20 और q क्या है हमारे पास 10 है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, p क्या हो जाए, p डिवाइडेड बाय q, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 2.0, और q क्या हो जाए, p मॉडुलस q। तो p की वैल्यू लेटेस्ट वाली लेनी है, क्या आई है 2.0 मॉडुलस q की वैल्यू कितनी है 10 है। तो 2.0 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर अगेन कितना बचेगा, जो छोटी वैल्यू है दैट इज 2.0। अब हमने यहाँ से रिटर्न क्या करना है p, तो रिटर्न किया p, तो p की वैल्यू कितनी है आपकी 2.0, ठीक है, ये रिटर्न किया। अब ये रिटर्न होके कहाँ जाएगा, ये रिटर्न होके आपका b के पास जाएगा, हियर b के अंदर वैल्यू स्टोर होगी दैट इज 2.0, ठीक है। तो अब हमारे b में जो वैल्यू स्टोर होती है दैट इज 2.0, हम कहेंगे b इज इक्वल टू 2.0। अब ये प्रिंट नहीं हुई, सिर्फ स्टोर हुई है। अब इसने कहा प्रिंट a कॉमा b कॉमा सेपरेटर इज इक्वल टू डॉलर एंड एंड इज इक्वल टू हैश हैश हैश। तो पहले तो a की वैल्यू प्रिंट होगी, तो a की वैल्यू हमारी क्या है, a की वैल्यू ये है दैट इज 10.0, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है इस क्वेश्चन में, a की वैल्यू इज 10.0, जो यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास a में स्टोर हुई थी ना वैल्यू जो रिटर्न हुई थी दैट इज 10.0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी हो जाएगी a की वैल्यू 10.0 एंड कॉमा के प्लेस पे स्पेस, b की वैल्यू अभी आई है हमारे पास 2.0 एंड सेपरेटर डॉलर है, तो 10.0 और 2.0 के बीच में डॉलर का सिंबल हो गया, एंड इज इक्वल टू हैश हैश हैश, यानी कि इस लाइन के एंड में 3 हैश के सिंबल हो जाएंगे इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे शो कर रखे हैं, ठीक है। तो पहली लाइन का आउटपुट हमारा क्या आया, जो कि आप ऊपर देख सकते हो 10.0 डॉलर 20, और दूसरी लाइन का आउटपुट आया 10.0 डॉलर 2.0 हैश हैश हैश। तो ये आपका आउटपुट आएगा इस क्वेश्चन का, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दिस वे। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लेटेस्ट वैल्यू हमें लेनी है उस पर्टिकुलर वेरिएबल की, एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, एंड जो भी आप वैल्यूज लेंगे, जैसे कि a की वैल्यू इसने दोबारा पूछी थी, तो a की वैल्यू आपने वो लेनी है जो फंक्शन ने रिटर्न की है, रिटर्न करके जो उसमें स्टोर हुई है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसके बाद हमारा अब सेक्शन बी जो है वो कवर अप हो गया, 19 to 25 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम कवर अप करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से, जो कि आपके सेक्शन सी के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। आई होप जितने भी क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए ऑल आर क्लियर टू यू। इन केस फिर भी आपको इनमें कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड प्रोवाइड योर फीडबैक. In case you want me to upload any other video based on any of the concepts which you would like to learn, please tell me in the comment section. If you find this video helpful, you can like it, share it and subscribe the channel for more such updates. I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you.